शुरुआत की दूसरी कड़ी में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे साथ में हैं जिले के पुलिस कप्तान सूरज सिंह परिहार जी और साथ ही साथ अविनाश मिश्रा जी, डीएम साहब, कलेक्टर साहब हमारे। तो शुरुआत परिहार साहब आपसे ही कर लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर धमतरी जिले के लिए क्या महसूस करते हैं पिछले कार्यकाल को लेकर और अब की कार्यकाल को लेकर, कितना बदला, खासतौर पर इस परिप्रेक्ष्य में कि कुछ इलाके जो है अपने नक्सल प्रभावित है, अब नक्सल मुक्त होने की कगार पे हैं हम, क्या महसूस, कितना फर्क कितना आया लॉ एंड ऑर्डर में और पहले की पुलिसिंग और अब की पुलिसिंग में? मेरे से पहले यहाँ पे श्री अंजनेय वार्ष्णेय जी एसपी थे और बेसिक पुलिसिंग पे काफी फोकस कर रहे थे और नक्सल क्षेत्र में भी उन्होंने काफी अच्छा काम किया हुआ था। मेरे द्वारा उनके द्वारा किए जा रहे कामों को आगे बढ़ाया गया है और उसका एक परिणाम ये रहा कि वरिष्ठ कार्यालय के मार्गदर्शन में जो लगातार हमारे एरिया डोमिनेशन किया गया और जो सिविक एक्शन किए गए और दूर इलाकों में जाकर के बहुत सारे आयोजन किए गए, बैनर, पोस्टर और जागरूकता कार्यक्रम, उसके माध्यम से और अपीलों के माध्यम से ये प्रभाव पड़ा कि आज के दिनांक में न केवल धमतरी बल्कि गरियाबंद और नुआपाड़ा, इसको डीजीएन डिवीजन बोलते थे उड़ीसा जोनल कमेटी का, ये आज की डेट में कोई भी लिस्टेड एक्टिव माओइस्ट कैडर यहाँ पे मौजूद नहीं है, कोई भी आर्म्ड कैडर यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो आज की डेट में बहुत हर्ष का विषय है कि हम लोग कहीं भी स्वच्छंद विचरण कर सकते हैं, कहीं अगर आरोपी नहीं भी लगाएंगे तो कोई विशेष समस्या नहीं है, कहीं फॉलो पायलट नहीं भी दें तो कोई विशेष समस्या नहीं। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम अपने देश में, अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र और स्वच्छंद विचरण कर सकते हैं। परिहार जी, अब तो अनुभव काफी है आपका। पहले हम देखते थे, पिछले अगर हम 40 साल की बात करें या 15 साल 20 साल पहले की बात करें, तो जब भी नक्सल ऑपरेशन था तो कई तरह की खामियां उसमें, कभी ये आता था कि पैरामिलिट्री फोर्सेज और जो लोकल पुलिस है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है, कभी ये होता था कि उनका जो सूचना तंत्र है, उनका इंटेलिजेंस है, वो हमसे ज्यादा बेहतर हो जाता था, कई बार सूचना उनको पहले मिल जाती थी। अभी अचानक ऐसा क्या हुआ? पिछले 8-9 महीने हम बात करें, जिस तरह से बिल्कुल पुलिस हावी होकर, फोर्स हावी होकर उनके ऊपर जिस तरह से नकेल कर, ऐसा क्या हुआ? किस रणनीति का हिस्सा मानते हैं इसको? देखिए, बाकी सब जगह की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन धमतरी के विषय में मैं बता पाऊंगा। धमतरी में हमारा और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, उसमें सीआरपीएफ है, यहाँ पे प्रमुखता से तैनात है। गरियाबंद के साथ में, इवन उड़ीसा की पुलिस फोर्सेस के साथ में हमारा जो परस्पर समन्वय है, संवाद है और सौहार्द है, तीनों स्तर पे बहुत अच्छा सामंजस्य है और सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान है और सहयोग में भी जो है तत्काल और त्वरित सहयोग, समयबद्ध रूप से सहयोग किया जाता है। उसी का समेकित परिणाम है कि अभी पिछले 1-1.5 महीने में करीब जो है यहाँ पे जो 10 मोस्ट वांटेड नक्सल्स थे, विद फुल जितने भी उनके वेपन्स थे उनके साथ में उन्होंने यहाँ पे आत्मसमर्पण किया और शासन की जो आत्मसमर्पण नीति है उसमें उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। आपने देखा होगा कि गणतंत्र दिवस का यहाँ का जो कार्यक्रम था उसमें भी उन नक्सलियों को भारतीय गणतंत्र के महापर्व में सम्मिलित करने के लिए बुलाया गया था और उनके जीवन का वो बेहद अनूठा अनुभव था और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में संवैधानिक व्यवस्थाओं में उनका विश्वास मजबूत रहेगा। तो इससे पहले मैं डीएम साहब के पास जाऊं, एक सवाल और, अगर हम बात करें अदर जिलों की, जैसे कि हम बात करें, अगर रायपुर की बात करें, भिलाई की बात करें, उनके बनिस्बत या उनके मुकाबले में धमतरी की पुलिसिंग को कहाँ देखते हैं आप लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से? हम लोग का फोकस जो है वो धमतरी में बेसिक पुलिसिंग पे काफी है और बीट सिस्टम को हम एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर में भी हमारा अभी जो सड़क सुरक्षा माह हमारा बीता है, सड़क दुर्घटनाओं को हम थोड़ा कमी करने का हमारा प्रयास है। साइबर में हमारा स्पेशल फोकस है, हमारा साइबर थाना, साइबर सेल जो है वो अपग्रेड होकर साइबर थाना बन गया है और इसके अलावा जो बेसिक जो इंटेलिजेंस गैदरिंग से टेक्निक्स हैं, क्रिमिनल्स पे जो है हमने क्राइम और क्रिमिनल्स के हॉट स्पॉट्स जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं और जहां पे घटनाएं होने की संभावना है या जिस व्यक्ति द्वारा घटना करने की संभावना है, इन दोनों पहलुओं पे बराबर काम किया जा रहा है। एक बड़ा विस्तृत डेटाबेस भी तैयार किया गया है। तो इन्हीं सब का समेकित परिणाम था कि इस वर्ष जो है पिछले वर्ष की तुलना में सभी तरह के अपराध शीर्षों में लगभग 30% की कमी आई। जो चलिए, तो ये इसके लिए मेरी बधाई स्वीकार करिए आप, एक बार जोरदार तालियां सफलता के लिए।
Thank और you. इस बीच हमारे बीच में मंत्री, कैबिनेट मंत्री जब संग्राम वर्मा जी पधार चुके, एक बार तालियों से मैं चाहूंगा स्वागत करें। आपके जिले के प्रभारी मंत्री हैं, तो हमारे तो बातचीत का सिलसिला जो है आगे बढ़ाते हैं। डीएम साहब, बात होती थी पहले कि डीएमएफ को जो है वो पॉकेट मनी कहा जाता था, कि डीएमएफ को पॉकेट मनी की तरह यूज होता है। अब डीएमएफ में नई जो नीति बदलाव हुआ है, ये बदलाव आप किस रूप में देखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? इसके परिणाम क्या आ रहे हैं इस बदलाव के? स्पेशली हमेशा एज ए डीएम मैं प्रिफर करूंगा कि जो बजटेड फंड्स हैं उसमें ही हम प्रिफर करेंगे। और मेरा जो पूर्व एक्सपीरियंस भी रहा है, जिस तरीके से मैं रायपुर निगम में भी काम किया हूं और एचडीएम यहाँ पे, तो वहां से काफी अनुभव मिला कि हमें बजटेड फंड्स में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और आप देखेंगे जो बजटेड फंड्स हैं यहाँ पे, बजटेड फंड्स हैं, सीएसआर फंड्स हैं, धमतरी में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो जिससे जो बजटेड है और इससे चीजें सस्टेनेबल भी होती है। मान लीजिए मैं कभी कोई रोड स्लिप बनाता हूं या कोई इंस्टीट्यूशन लेता हूं, तो वो बजट में आता है, तो उसका मेंटेनेंस भी कंटिन्यूअस होता रहता है, उसमें एक कुछ सेटअप भी आता है, तो वो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट होता है। डीएमएम में अक्सर हम लोग देखते हैं कि गैप फिलिंग की तरह रहता है, और जब यूजुअली पर्सन चेंज हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो ऑपरेशन मेंटेनेंस नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट धीमा हो जाता है या वो सस्टेनेबल नहीं रहता। तो एज ए डीएम हम हमेशा प्रीफर करेंगे कि बजटेड फंड्स रहें। एक इन सबसे हटके थोड़ा अलग सवाल है। आप हमारे सामने अजय चंद्राकर जी बैठे हुए हैं। विधानसभा में जब सवाल पूछते तो अच्छे अच्छे मंत्री जी भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि चंद्राकर जी का सवाल है। कितने दबाव महसूस करते हैं ऐसे प्रभावी नेताओं की, या कभी दबाव आता है या फिर फ्री होकर काम करने की छूट है? आई थिंक मैं एक ये करना चाहूंगा कि एक एसीएस थे हमारे स्टेट में, काफी पॉपुलर रहे हैं एसीएस, और उनके टाइम में काफी काम हुए हैं रूरल डेवलपमेंट के बारे में। तो उन्होंने मुझे कभी दिया था उन्होंने कभी ऐसी बात में हुई थी, तो उन्होंने एक बताया था कि डेवलपमेंट तभी होता है, अच्छे ऑफिसर से डेवलपमेंट नहीं होता, ना अच्छे पॉलिटिशियन से होता है। जब दोनों के अलाइनमेंट ठीक होता है तभी डेवलपमेंट आ पाता है। और बहुत बाद में मुझे वो रियलाइज हुआ कि ये सही जरूरत है कि अधिकारी भी अच्छा होना चाहिए, पॉलिटिशियन भी अच्छा होना चाहिए, और दोनों में ट्यूनिंग अगर बैठ जाए तो 1+1 11 होता है। और वो कहीं ना कहीं आप कहीं पे भी देखेंगे, आई थिंक जो हमारा जो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये जब दोनों की ट्यूनिंग बैठती है तो बहुत अच्छा काम बनता है। चलिए, तो ये ट्यूनिंग बैठती है तो बहुत अच्छे काम, हम ये उम्मीद करेंगे जनता के हित में है। कुछ प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहूंगा धमतरी को लेकर, क्योंकि हम धमतरी को लेकर यहाँ सवाल बैठे हैं। तो धमतरी में जो कौन से प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो खासतौर पर पब्लिक के लिहाज से, और कौन से जो फ्यूचरिस्टिक है जो प्रोजेक्ट आप लाने वाले हैं? धमतरी बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम पे है अभी, स्पेशली नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। इसलिए आप देखेंगे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर में मैं देखता हूं, क्योंकि काफी चेंजेस हो रही है अभी, जो स्पेशली बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं, बहुत चेंजेस हो रही है। पहला तो आप देखेंगे जो अपना रायपुर वाइजैक एक्सप्रेसवे बन रहा है, वो कंप्लीट हो जाएगा तो प्रदेश को पहली बार हमें एक पोर्ट एक्सेस मिल जाएगा, 5 घंटे की दूरी में हमें पोर्ट मिल जाएगा। तो इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलना है रायपुर के जो साउथ में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलना है रायपुर वाइजैक एक्सप्रेस से। नेक्स्ट है कि हमारे जो रेलवे का 4 लेनिंग हो रहा है, रेलवे लाइनिंग आ रही है, उसमें रेलवे पैसेंजर भी आएगा, उसके साथ गुड शेड भी आएगा, ये बहुत हिस्टोरिक रहेगा। उसके साथ हमारे जो थर्ड है कि हमारा जो बाईपास रोड बना, जो एनएच वाला बना है, ये तीनों मेजर प्रोजेक्ट्स को मिला के जो बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है, अभी रिजल्ट दिखने वाला है, चाहे औद्योगिकरण हो, चाहे इंस्टीट्यूशन लाना हो, या हमारे जो अर्थनीति, जो धमतरी का अर्थनीति, इसमें काफी बदलाव होने वाला है। और जो चेंजेस होने वाली है आप देखेंगे, रायपुर के भी साउथ में काफी कुछ कैलकुलेशन चल रही है, जैसे अभनपुर का भी वो सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बनेगा, उसका इफेक्ट धमतरी को मिलेगा। ये सारे बड़े बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आप जैसे कि देखेंगे हमारे यहाँ पे अप्रैल तक हमारे यहाँ पे रेलवे आ जाएगा, धमतरी में रेलवे आ जाएगा, गुड शेड हमारा जून में ऑपरेशन हो जाएगा, रायपुर वाइजैक एक्सप्रेसवे में भी 1 साल के भीतर हमारा ये हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे मेजर रोड्स हैं हमारे, आप मेजर रोड्स लगभग हमारे यहाँ पे 112 रोड्स हम लोग बना रहे हैं। इसके साथ साथ धमतरी शहर का जो तीनों मेजर रोड्स काफी टाइम से डिमांड था, लगभग बहुत सालों से, लगभग 30 ईयर्स से, वो कंप्लीट होने वाला है। उसको कोशिश करेंगे हम लोग 1 साल के भीतर तीनों मेजर रोड्स को कंप्लीट करेंगे। खरेंगा हमारा जो कुलियारी
और कुलियारी खरेंगा जो रोड्स काफी दिनों से डिमांड था, वो भी एक साल, वो भी मोस्टली 6-7 मंथ्स के भीतर कंप्लीट करेंगे। ये सारे हमारे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं। नया बस स्टैंड यहाँ पे आ रहा है, नालंदा 500 सीटर का नालंदा आ रहा है, ऑडिटोरियम आ रहा चीजों है। की कमी महसूस नहीं करते? इंडोर आउटडोर स्टेडियम और खासतौर पर बस स्टैंड आपने कहा, ट्रांसपोर्ट नगर, गोकुल नगर। नहीं, यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स धमतरी में आ रही है, धमतरी में निर्माण किया जा रहा है। उसके साथ साथ एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम लोग कुरुद में बना रहे हैं। साथ ही हम लोग जो हमारे विकास खंड में हम लोग नगरी में भी स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। इसके साथ हमारे पास अच्छा अधोसंरचना मिल जाएगा, स्पोर्ट्स का अधोसंरचना। मैंने गोकुल नगर और ट्रांसपोर्ट नगर की भी बात की। ट्रांसपोर्ट नगर का प्लान आउट कर रहे हैं यहाँ पे। गोकुल नगर थोड़ा सा, मैं रायपुर में भी रहा हूँ, गोकुल नगर थोड़ा सा वायबल प्रोजेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट नहीं है, फिर भी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। गोधाम जो सरकार का अभी रहा है, गोधाम योजना के तहत हम लोग 7-8 गोधाम अभी प्लान आउट कर रहे हैं, स्पेशली शहर के आउटर में। गोकुल नगर की जगह हमारा गोधाम रहेगा। चलिए, ये प्रोजेक्ट अगर आ जाए तो निश्चित रूप से धमतरी के लिए जो काफी मील का। लेकिन परिहार साहब, मैं वापस आता हूं आपके पास। शहर में घूमने से आम आदमी किसी से भी पूछ के देखिएगा, सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर और ट्रैफिक को लेकर बहुत ज्यादा बातें होती है। कभी आपने पहल की इस को लेकर? ट्रैफिकिंग तो खैर आपका हिस्सा है, लेकिन कभी प्रशासन की तरफ कि जब तक सड़कें चौड़ी नहीं हुई, कोई प्रस्ताव गया हो नगर निगम को या पीडब्ल्यूडी को? इसमें समन्वय बना के काम करने की आवश्यकता तो प्रतीत होती है, खासकर जो ये हमारा धमतरी ये मुख्यालय है और इसमें भी जो सदर बाजार और वो मकई चौक का इलाका है वो थोड़ा कंजेस्टेड तो दिखता ही है। इसमें अंतर विभागीय समन्वय की आवश्यकता रहेगी और इसमें हम लोगों ने बीच में बैठक भी की थी और इस दिशा में आगे देखते हैं और क्या किया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे धमतरी शहर के भी सभी ये हैं, तो मैं बताना चाहूंगा धमतरी शहर के जो मेजर रोड्स हैं आपके, चाहे रत्नाबांधा से मुजगहन वाला रोड है और आपका कुलियारी और सिहावा चौक वाला रोड है, उसका टेंडर लग गया है और विद इन हम लोग 6 मंथ हम लोग कोशिश करेंगे दिसंबर से पहले ये दोनों रोड का चौड़ीकरण 4 लेनिंग करा दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका जो बचता है, जो क्रूशियल रोड है अंबेडकर चौक से रुद्री चौक का, उसका भी हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं, उसका एएस स्टेज में अभी फाइनल है। इसके अलावा हम लोगों ने 12 और रोड की प्लान किया हुआ है धमतरी शहर में, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे अधोसंरचना का बहुत ज्यादा कमी है, स्पेशली इंटरकनेक्टिंग रोड्स का काफी कमी है। बहुत सारे रोड इधर बजट में है या सैंक्शन स्टेज में है। आपको लगभग 1-1.5 साल के भीतर मैक्सिमम जो रोड्स है यहाँ की आपको मच बेटर कंडीशन में मिलेगा और इंटरकनेक्टिंग रोड्स काफी सारे मिलेंगे। आपका जैसे रुद्री चौक से लेके सांकरा तक एक डबल लेनिंग का प्लान है। उसके बाद आपका रुद्री चौक से हम लोग एक आउटर होते हुए भटगांव से होते हुए कैसे एनएच को जोड़ेंगे, वो वाला प्लान है। और बहुत सारे ऐसे इंटरकनेक्टिंग रोड्स है जिसको हम लोगों ने प्लान आउट किया है। इधर वो फंड्स वगैरह ये होती है और रोड के जो काम से यूजुअली इट टेक्स 2 to 3 years, क्योंकि इसमें एएस लेना है, बजट में ये करना है और उसके टेंडर करके पूरा प्रक्रिया करके 2-3 years में मैक्सिमम रोड्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। सेम हमारे धमतरी, सेम हमारे कुरुद के भी बहुत मेजर प्लान किया गया है। नहीं, 2-3 years में तो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। अगली बार मंत्री जी को जाना है, अगर वोट मांगे तो आपको तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। इससे पहले कैसे, अगर वो कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी वो तो। मैं एक बार परिहार साहब आपके पास आता हूँ। जैसे कि मैंने रोड की बात तो अपन ने की, ट्रैफिकिंग को लेकर आप खुले दिल स्वीकार करते हैं कि नहीं, फोर्स की बल की कमी को लेकर हमने यहाँ पे जो स्टडी की है, करीबन जो आपके पास जो बल है, स्वीकृत बल है, उसका 40% के आसपास भी होगा। देखिए, बल की कमी एक चुनौती है, लेकिन अवसर उसमें यही है कि आप अपनी निष्पादन क्षमता किस कदर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। इसमें सिल्वर लाइनिंग इन डार्क क्लाउड ये हो जाएगा कि अभी हम लोगों ने 8 इकाइयों की भर्ती भी यहाँ संपन्न की थी। उसका जो अध्यक्षता है हम ही कर रहे थे। तो उसमें धमतरी को करीब 80-85 की संख्या में और बल मिलने वाला है। वो ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है, तो जैसे ही वो लोग यहाँ इंडक्ट होंगे तो मुझे लगता है कि उसका एक अच्छा हिस्सा मैं ट्रैफिक में और साइबर जैसे इमर्जिंग जो फील्ड्स हैं उनमें भी डाल करके यूटिलाइज करना चाहूंगा। तो डेफिनेटली विजिबल पुलिसिंग के क्षेत्र में कुछ इसमें आने वाले समय में अंतर दिखेगा। परिहार साहब, एक छोटा सा स्टडी हम कर रहे थे आखिरी दौर की बातचीत में, एक स्टडी हम कर रहे थे, एनसीआरबी जो रिपोर्ट है, अगर उस रिपोर्ट के हिसाब से देखिए तो चोरी के मामले में धमतरी 4थे नंबर पे है। क्या कहेंगे, खास तौर पे चोरी की घटनाओं को लेकर, एफआईआर को लेकर? मतलब मुझे चूंकि आपका ये रेफरल पीरियड नहीं पता, इसमें मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अभी हमने जब समीक्षा बैठक की थी तो
24 की तुलना में 25 की जो समीक्षा की, उसमें न केवल चोरी बल्कि गृह भेदन, नकबजनी, उठाईगिरी सभी शीर्षों में 30% से ज्यादा की कमी थी। तो आपका रेफरल पीरियड अगर मुझे पता होगा तो एक बार मैं भी स्टडी करना चाहूंगा। चलिए, अगर 30% कमी आप अगर दर्ज कर रहे हैं तो हम उसको ही मान लेते हैं, हमारे एनसीआरबी की रिपोर्ट कर रहने देते हैं, आपके उससे ज्यादा ऑथेंटिक लग रहा है। तो ज्यादा और मैं आप लोगों को दुविधाओं में नहीं डालूंगा सवालों से, क्योंकि राजनीतिक सवालों से आप लोग को दूर भी रहना है। तो 2-3 सालों में, जैसे कि डीएम साहब बता रहे हैं कि धमतरी की जो सूरत है वो बिल्कुल बदल जाएगी, और ये सुन के चंद्राकर जी हंस भी रहे हैं, क्योंकि 3 साल बाद उनको बहुत सारी चीजें बतानी है कि हमने क्या किया। तो वो आपके ऊपर, आपके कंधों के ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि जनता के पास जाएं तो बताने के लिए इतना कुछ आप करके दे दें कि उनके पास लंबी फहरिस्त हो जनता को बताने के लिए। और आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। मैं चाहूंगा